वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 28 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 28 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है यादे नगर और इसकी शायरा हैं शफीक फ़ातिमा शेरा। तो सबसे पहले शायरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर नज़्म से मुतालिक अहम सवालात समझाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और फिर लास्ट में नज़्म किसे कहते हैं इस बात से मुतालिक सभी अहम सवालात समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे नज़्म से मुतालिक सवाल। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शफीक फ़ातिमा शेरा की पैदाइश कब हुई? 1931 या 1930? तो शफीक फ़ातिमा शेरा की पैदाइश 1930 में हुई। शफीक फ़ातिमा शेरा का इंतकाल कब हुआ? 2011 या 2012? तो शफीक फ़ातिमा शेरा का इंतकाल 2012 में हुआ। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा कहाँ पैदा हुई? इंदौर या फिर नागपुर? तो शफीक फ़ातिमा शेरा नागपुर में पैदा हुई। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा ने अरबी और फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? मकतब से या घर से? तो शफीक फ़ातिमा शेरा ने घर से अरबी और फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा ने BA का इम्तिहान कहाँ से पास किया? उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से? तो इन्होंने BA का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पास किया। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा ने MA का इम्तिहान कहाँ से पास किया? नागपुर यूनिवर्सिटी से या नालंदा यूनिवर्सिटी से? तो शफीक फ़ातिमा शेरा ने MA का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा ने किस कॉलेज से उर्दू के उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया था और यहीं से सबकदोश हुई? मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद, नागपुर यूनिवर्सिटी? तो शफीक फ़ातिमा शेरा ने उर्दू के उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत की जो शुरुआत की थी वो मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद से की थी और यहीं से ये सबकदोश हुई। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा के पहले शायरी मजमूए का क्या नाम था? आफाके नो, आफाके वफ़ा? तो शफीक फ़ातिमा शेरा के पहले शायरी मजमूए का नाम था आफाके नो। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा का पहला शायरी मजमूआ कब शाया हुआ? 1986 या 1987? तो शफीक फ़ातिमा शेरा का पहला शायरी मजमूआ 1987 में शाया हुआ। अगला सवाल, शफीक फ़ातिमा शेरा का दूसरा शायरी मजमूआ कब शाया हुआ? 1991 या 1990? तो शफीक फ़ातिमा शेरा का दूसरा शायरी मजमूआ 1990 में शाया हुआ। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा का दूसरा शायरी मजमूआ कहाँ से शाया हुआ? मकतबा जामिया नई दिल्ली से, मकतबा जामिया मेरठ से? तो शफीक फ़ातिमा शेरा का दूसरा शायरी मजमूआ मकतबा जामिया नई दिल्ली से शाया हुआ। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा के दूसरे शायरी मजमूए का क्या नाम था? तो गिलाए सफ़ूरा। शफीक फ़ातिमा शेरा के दूसरे शायरी मजमूए का नाम था गिलाए सफ़ूरा। अगला सवाल, शफीक फ़ातिमा का कुलियात किस नाम से शाया हुआ? सिलसिलाए मकालमात, सिलसिलाए हबीब? तो शफीक फ़ातिमा का कुलियात सिलसिलाए मकालमात के नाम से शाया हुआ। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा का कुलियात कब शाया हुआ था? 2004 या 2006? तो इनका कुलियात 2006 में शाया हुआ। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा का कुलियात कहाँ से शाया हुआ? एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से या ग्रीन एजुकेशन हाउस दिल्ली से? तो शफीक फ़ातिमा शेरा का कुलियात एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से शाया हुआ। अगला सवाल है, शेरा बुनियादी तौर पर देश की शायरा हैं, नज़्म की या फिर गज़ल की? तो शेरा बुनियादी तौर पर नज़्म की शायरा है। अगला सवाल है, शफीक फ़ातिमा शेरा की नज़्मों का इसलूब यानी कि स्टाइल और मरकज़ी ख़याल इतना मुनफरिद होता है कि कभी कभी नज़्म बहुत डेश मालूम होती है, सादा या फिर पेचीदा? तो आंसर होगा पेचीदा, कि इनका नज़्मों का स्टाइल कभी कभी और मरकज़ी ख़याल इतना मुनफरिद होता है कि नज़्म कभी कभी पेचीदा मालूम होती है। अगला सवाल है, अक्सर शफीक फ़ातिमा शेरा ने नज़्मों में इस्लामी तारीख़ और वाक़ियात से मदद ली है। इस्लामी तारीख़ और देश वाक़ियात से मदद ली है, कुरानी या कौमी? तो कुरानी वाक़ियात से नज़्मों में मदद ली है शफीक शेरा ने। अगला सवाल है, नज़्म यादे नगर में किस एहसास को नज़्म किया गया है?
वतन से दूरी के एहसास को या घर से दूरी के एहसास को। तो इस नज़्म में वतन से दूरी के एहसास को नज़्म किया गया है। अगला सवाल है, शबानों से क्या मुराद है? शबान की जमा चरवाहे, शबान की जमा रात। तो यहाँ पर शबानों का मतलब है शाबान की जमा चरवाहे। अगला सवाल है, माँ जाया से क्या मुराद है? मामू या फिर भाई। माँ जाया का मतलब होता है भाई। अगला है सवाल, गुर्बत से क्या मुराद है? परदेस या फिर घर। तो गुर्बत का मतलब है परदेस। अगला सवाल है, तलातुम से क्या मुराद है? तूफ़ान या समुंदर का किनारा। तो तलातुम का मतलब है तूफ़ान। अगला सवाल, महर से क्या मुराद है? सूरज या फिर तूफ़ान। तो महर का मतलब है यहाँ पर सूरज। अगला सवाल है, नीम शब से क्या मुराद है? आधी रात या सुबह के वक्त। तो नीम शब का मतलब होता है आधी रात। अगला सवाल है, कंदील से क्या मुराद है? चिराग या फिर सोना। तो कंदील का मतलब होता है चिराग। तुलाई से क्या मुराद है? तलाई से सुनहरी या फिर पीला। तो तलाई से मुराद है सुनहरी। अगला सवाल है, शुआ से क्या मुराद है? तो शुआ कहते हैं किरण को। अगला सवाल है, सपहर से क्या मुराद है? पनाह लेने वाला या फिर आसमान। तो सपहर से मुराद है आसमान। अगला सवाल, नज़्म के उन्वान यानी कि नज़्म याद नगर का ताल्लुक़ शोरा की किस चीज़ से है? शोरा की यादों से या शोरा की शायरी से। तो इस नज़्म का ताल्लुक़ शायरा की यादों से है। अगला सवाल है, नज़्म याद नगर में शोरा की कौन सी यादें हैं? मीठी या फिर तल्ख। तो इस नज़्म में शेरा की शफीक फ़ातिमा शेरा की तल्ख यादें हैं। अगला सवाल है, शायरा अपना घर बार छोड़कर कहाँ ज़िंदगी बिता रही हैं? कैंप में या दूसरे शहर में। तो शायरा अपना घर बार छोड़कर ज़िंदगी बिता रही हैं कैंप में। अगला सवाल है, शायरा कैंप में क्यों रह रही थी? फसादात, कत्ल व गारतगिरी हो रही थी इनके मुल्क में, इस वजह से या बाढ़ की वजह से। तो शायरा कैंप में इस वजह से रह रही थी, फसादात और कत्ल व गारतगिरी की वजह से। अगला सवाल है, नज़्म याद नगर की फ़िज़ा इब्तिदा के पहले मिसरों से आखिर तक कैसी है? गम अंगेज़ या फिर तल्ख। तो नज़्म याद नगर की फ़िज़ा इब्तिदा के पहले मिसरे पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक गम अंगेज़ है। अगला सवाल है, शायरा कहती हैं कि आदमी फसादात में इंसान से जानवर बन जाता है, ना वो मासूम बच्चों को देखता है ना औरतों को, जो सामने आता है उसे डेश की हालत में कत्ल कर देता है। जुनून की या पागलपन की। तो जुनून की हालत में कत्ल कर देता है। अगला सवाल है, शायरा को कैंप में रहकर किस चीज़ की याद बार बार आ रही थी? अपने वतन की या अपने खेत की। तो शायरा को कैंप में रहकर अपने वतन की याद बार बार आ रही थी। अगला सवाल है, शायरा को ख्वाहिश है कि एक बार उसका वतन उसे वापस बुला ले और वो डेश बनकर सब सज़ारों पर बरस जाए। ओस बनकर या बारिश बनकर। तो आंसर होगा ओस बनकर सब सज़ारों पर बरस जाए। शायरा की ये ख्वाहिश है कि एक बार उसे उसका वतन वापस बुला ले। अगला सवाल है, कैंप में रहकर शायरा कहती हैं कि एक बार उसे वतन वापस बुला ले तो वो एक डेश बनकर वतन की वादियों में खो जाए, गीत बनकर या परिंदा बनकर। तो आंसर होगा गीत बनकर। अगला सवाल है, शायरा कहती हैं कि वतन की हरी हरी घास में खिले नन्हे नन्हे फूल किसकी राह तक रहे हैं? इनको चुनने वाले हाथ अपने घरों से दूर देशों में सिसक रहे हैं, कैंप में या दूसरे मुल्क में। तो कहाँ सिसक रहे हैं? कैंपों में सिसक रहे हैं। अगला सवाल है, शायरा किस बात को याद करते हुए कहती हैं कि कोई पनहरी पानी भरने कुएं पर नहीं आएगी, कोई किसान इस कुएं के पानी से अपना खेत नहीं सींचेगा। किस बात को याद करती हैं? क्योंकि फसादियों ने कुएं में मासूमों को मारकर डाल दिया था, इस बात को याद करते हुए कहती हैं। अगला सवाल है, शायरा को ख्याल आता है कि फसादियों ने जिस मासूम बच्ची को मार डाला था उसे यहीं देश के किनारे दफन किया गया था, खेत के किनारे या नदी के किनारे। तो नदी के किनारे रेत में दफन किया गया था उस बच्ची को, और हवा चलने से उस बच्ची का रेत उड़ गया था तो उसका सर और बाल नज़र आने लगे थे शायरा को। अगला सवाल है, शायरा कहती हैं कि जब फसादी एक छोटे बच्चे को मार रहे थे तो उसकी माँ उनसे क्या इल्तिजा कर रही थी? तो माँ कह रही थी कि ये बच्चा इतना मासूम है कि तेरी तलवार को भी खिलौना समझ रहा है, इसे मत मार, इसकी मासूमियत देख ये कितना मासूम है। अगला सवाल है,
मजलूम औरत खुदा से रोकर क्या दुआ करती है? मेरे दिल को ज़रा सा सहारा दे, मेरा सुकून मुझे वापस दे। तो मजलूम औरत खुदा से रोकर दुआ करती है कि मेरे दिल को ज़रा सा सहारा दे ए खुदा। अगला सवाल है, शायरा कैंप में बैठकर सावन के बारे में क्या सोचती हैं कि अब सावन के गीत कौन गाएगा, ये बात सोचती हैं। अगला सवाल, शायरा कहती हैं कि जिन हाथों ने मासूमों को मारा था अब वही नींद से चौंक उठते हैं, अब वही हाथ डेश लगते हैं। तो जिन हाथों ने मासूमों को मारा था अब वही लोग नींद से चौंक कर उठ जाते हैं और उनको अपने हाथ जलते हुए लगते हैं। अगला सवाल है, शायरा इन हौलनाक मनाजिर को याद करते हुए खुदा से क्या दुआ करती हैं? वो दुआ करती हैं कि या खुदा, ऐसे फसादात की शाम अब कभी ना आए जैसी पहले आ चुकी है। अगला सवाल है, फसाद में मरने वाले बच्चे की माँ चांद को देखकर क्या कहती है? तो फसाद में मरने वाले बच्चे की माँ चांद को देखकर कहती है कि इस फिजा में मेरे चांद यानी कि बेटे तू भी उभरेगा। अगला सवाल है, शायरा कैंप में अपने वतन को याद करते हुए कहती हैं कि एक सुबह जब नया सूरज तुलू हुआ था तो आसमान का रंग कुछ और ही था, हर एक गोशे में देश की आहट थी। तो हर एक गोशे में उस वक्त जब फसादात हुए थे तो मौत की आहट थी। अगला सवाल है, नज़्म याद नगर का मरकज़ी ख़याल क्या है? तो नज़्म याद नगर का मरकज़ी ख़याल है फसाद की कत्ल व गारतगिरी, इसका मरकज़ी ख़याल है। अब नज़्म से मुतालिक अहम सवालात हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, नज़्म कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी या ईरानी? तो नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल, लुग़त में नज़्म के क्या मायने हैं, तारीफ़ करना या लड़ी में मोती पिरोना? तो लुग़त में नज़्म के मायने हैं लड़ी में मोती पिरोना। अगला सवाल है, नज़्म के दूसरे मायने क्या हैं, इजहार बयान और इंतज़ाम के या इंतज़ाम तरतीब या आराइश के? तो नज़्म के दूसरे मायने हैं इंतज़ाम तरतीब या आराइश के। अगला सवाल है, अदबी इस्तिलाह में नज़्म का लफ्ज़ कितने मायनों में इस्तेमाल होता है? तो अदबी इस्तिलाह में नज़्म का लफ्ज़ 2 मायनों में इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, अदबी इस्तिलाह में नज़्म के कौन से 2 मायने हैं? तो नज़्म का पहला मायने है ये नसर की ज़िद है और दूसरा मायने है नज़्म का अदबी इस्तिलाह में कि नज़्म मफ़हूम को इसका मफ़हूम मखसूस और महदूद होता है। याद रहेगा, अदबी इस्तिलाह में नज़्म के 2 मायने हैं, पहला मायने है ये नसर की ज़िद है, नसर का अपोजिट है, और दूसरा मायने है इसका मफ़हूम मखसूस और महदूद होता है। अगला सवाल है, नज़्म शायरी की कौन सी सिन्फ है, यानी कि नज़्म शायरी का कौन सा प्रकार है? तो आंसर होगा कि जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाता है, जिस शायरी में वो नज़्म की शायरी की एक सिन्फ है। देखो, नज़्म शायरी का कौन सा प्रकार है? तो नज़्म शायरी का वो प्रकार है जिस शायरी में ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाता है। अगला सवाल है, नज़्म आम तौर पर किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ होती है, ख़ास सूरतों में किसी नज़्म में एक से ज़्यादा डेश भी हो सकते हैं, मतले या मौज़ूआत। तो ख़ास सूरत में किसी नज़्म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं। अगला सवाल है, नज़्म के लिए डेश का होना ज़रूरी है? तो मरकज़ी ख़याल का होना नज़्म के लिए ज़रूरी है। अगला सवाल है, पूरी नज़्म का ताना बाना किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो पूरी नज़्म का ताना बाना मरकज़ी ख़याल के इर्द गिर्द घूमता है। अगला सवाल है, तवील नज़्मों में इर्तिका वाज़ा होता है जबकि मुख्तसर नज़्मों में इर्तिका अक्सर व बेशतर एक डेश की शक्ल में उभरता है, तासुर या अशार? तो मुख्तसर नज़्मों में ये इर्तिका अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। अगला सवाल है, नज़्म की खसूसियात की बिना पर कहा जाता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा शायरी के जितने भी इसनाफ, जितने भी प्रकार हैं वो सब डेश कहलाते हैं, नज़्म या फिर मसनवी। तो हमेशा ध्यान रखना कि उर्दू में गज़ल को छोड़कर शायरी के जितने भी प्रकार हैं वो सभी नज़्म कहलाते हैं। अगला सवाल है, सिन्फ़ सुख़न के लिहाज से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तस्वीर है, इसलिए अक्सर नज़्म के लिए डेश की इस्तिलाह डेश लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर होगा नज़्म जदीद। अगला सवाल है, हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में हैं, 3 या 2? तो हैयत के एतबार से, बनावट के एतबार से नज़्म की 3 किस्में हैं।
اگلا سوال ہے ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے تو ایسی نظموں کو کیا کہتے ہیں؟ تو جن نظموں میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے ان نظموں کو پابند نظم کہتے ہیں۔ اگلا سوال ایسی نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر قافیہ نہ ہو تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم کو معرّہ نظم کہتے ہیں جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر قافیہ نہ ہو۔ اگلا سوال ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا جاتا ہو تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم کو آزاد نظم کہتے ہیں۔